अध्याय 1। प्रस्तावना। गड़गड़ाहट धीमी हुई। काले बादलों के ऊपर का वातावरण भारी हो गया। राक्षस राजा ने आदेश दिया है। राजा बी शांग तुरंत अपने अधीनस्थों के साथ महल में लौट आए। सुनहरे धागे से बंधे उसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे। उसका लबादा लहरा रहा था। राजा बी शांग नामक महिला ने धीरे से कहा, यह राजा वापस नहीं आएगा। उसके चुस्त काले लबादे पर एक गर्वित खिले हुए चपरासी का फूल कढ़ाई में उकेरा हुआ था। ठीक उसके स्वर की तरह, वीर भावना और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ, जो बहुत कम महिलाओं में होता है। किसी का आदेश बेकार नहीं होता। यदि ऐसा है तो महाराज, आपको अपमानित करने के लिए हमें दोष न दें। आगे चल रहे भूरे कपड़े पहने आदमी ने हाथ हिलाया और उसके पीछे से दो आकृतियां निकलकर तिपाई की तरह बीच में थम ली को घेरने लगी। तुम्हारी हिम्मत है इस राजा को रोकने की? तुम में हिम्मत है? शेन ली ने घूर कर देखा। उसकी हथेली में एक चांदी का भाला था। भाले की नोक ने एक चांदी का वक्र बनाया। उसके शरीर से जानलेवा आभा निकल रही थी। उसके कपड़ों का किनारा हिल रहा था। आओ और लड़ो। अग्रणी व्यक्ति ने दोनों में से एक पर नजर डाली, स्पष्ट रूप से कुछ डरा हुआ। एक शक्तिशाली हमला शुरू करते हुए, मो फैंग, उत्तेजित मत हो, नेता ने जोर से चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। उसके हाथ में चांदी का भाला उसे लेने में संकोच नहीं किया। केवल एक केंग ध्वनि सुनी। हथियारों के आपस में टकराने की तीखी आवाज एक भयंकर जादुई शक्ति लेकर आई जिसने चारों दिशाओं को हिला दिया। शेष दो लोगों ने अपने दांत पीस लिए, अपनी कृपाण लहराई और शेन ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। इन तीनों लोगों को दानव क्षेत्र के शीर्ष व्यक्ति कहा जा सकता है, लेकिन शेन ली के खिलाफ लड़ना अभी भी मुश्किल लग रहा था। आखिरकार दो मुट्ठियां चार दुश्मनों को नहीं हरा सकती थी। शेन ली के पास उन्हें मारने का दिल नहीं था। हालांकि उसकी जादुई शक्ति उन तीनों से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन घेर लिए जाने और हमला किए जाने के कारण उसे नुकसानदेह स्थिति में पड़ने से बचना मुश्किल हो गया। बस एक पल में उसकी कमजोरी सामने आ गई। मैक फोंग ने अपनी तलवार घुमाने में संकोच नहीं किया और सीधे उसके दिल पर वार कर दिया। एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मो फोंग, राजा के जीवन को नुकसान मत पहुंचाओ। मैक फोंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तलवार की नोक उसके वस्त्र को चीरती हुई उसके शरीर में घुस गई। बल इतना प्रबल था कि उसने उसके शरीर को तीन लोगों के घेरे से बाहर धकेल दिया। थाम ली को गुस्सा आया। तुम बहुत अच्छे हो, बच्चे, जैसा कि मेरी कमान के तहत एक सैनिक से अपेक्षा की जाती है। बेहद क्रूर। मैक फोंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपने शरीर को ऐसे कोण पर झुकाया जहां अन्य दो लोग नहीं देख सकते थे, और सक्रियता से अपनी गर्दन थाम लाई के भाले के सिरे पर रख दी। ताजा खून हवा में फैल गया। गीले खून में थाम लाई ने अविश्वास में अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मौत से डराना चाहते हो? महाराज, मैक फोंग ने धीमी आवाज में कहा, मैक फोंग आपकी मदद केवल यहीं तक कर सकता है, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहने के बाद उसने थाम लाई को दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके हृदय के पास फंसी तलवार भी खींच ली गई। ताजा रक्त जोर से फूट पड़ा। उसका शरीर तुरंत बादल से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल मैक फोंग को अन्य दो लोगों ने उठा लिया। किसी को नहीं पता था कि उसने उनसे क्या कहा, लेकिन उन तीनों ने खुद को हिलाया और गायब हो गए। गड़गड़ाहट और बिजली की आवाज में थाम ली को अचानक समझ में आ गया कि मैक फोंग उसकी मदद कर रहा था। शायद वह जानता था कि इस समय वह दानव क्षेत्र के भूमिगत महल में लौटने के बजाय मरना पसंद करेगी। अच्छा लड़का, जैसा कि उसके अधीन एक सैनिक से अपेक्षा की जाती है, वह बहुत वीर थी। अध्याय 1। अचानक काले बादल पूरे शहर को गिराना चाहते थे। गरज और बिजली की चमक के बीच शहर के लोग अपने दरवाजों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
केवल पश्चिमी शहर के एक साधारण घर के मालिक ने पिछवाड़े का दरवाजा खोला। आंगन में लगी बांस की बाड़ और बेलें हवा से सरसराहट की आवाजें कर रही थीं। उसके बाल और कपड़ों के किनारे भी बांस के पत्तों की तरह हवा में लहरा रहे थे। मौसम खराब हो गया है। उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने आसमान की ओर देखने के लिए अपना चेहरा उठाया। एक चांदी की रोशनी धीरे धीरे काले बादलों से गिरती हुई और शहर के बाहर जंगल में गायब होती हुई देखी। कुछ गड़बड़ है। दूसरे दिन हान वान ने एक नीली शर्ट और सफेद पैंट पहनी और हलचल भरे बाजार की सड़क से गुजरा। हलचल और हलचल में उसे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज उसे बुला रही है, जिससे वह अपने रास्ते पर रुक गया। मुर्गी बिक्री के लिए है, मोटी मुर्गी। सड़क पर खड़े विक्रेता की स्पष्ट आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके पैर उस दिशा में मुड़ गए। मुर्गी के पिंजरे में 10 से ज्यादा मुर्गियां एक साथ ठुंसी हुई थी। अंदर एक पंखहीन मुर्गी थी जो बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसकी आत्मा बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अपना सिर और आंखें झुका ली जैसे कि वह मरने वाला हो। हान वान ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, मुझे यह चाहिए। सड़क विक्रेता ने जवाब दिया, यह चिकन बहुत बदसूरत है। अगर आप इसे चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ी छूट दूंगा। कोई जरूरत नहीं। हान वान ने पैसे लिए और विक्रेता के हाथ में रख दिए। यह इसके लायक है। अगर आप इसे सस्ते में खरीदेंगे तो यह खुश नहीं होगा। क्या मुर्गियां भी गुस्सा करती हैं? विक्रेता ने अपना सिर खुजलाया और उसे जाते हुए देखा। वह पीछे मुड़ा और हाथ खोलकर देखने लगा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अचानक जोर से चिल्लाया, अरे युवा मालिक, आपने मुझे जो पैसे दिए हैं वे उस चिकन को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अरे अरे नौजवान, हेलो। यह ओ प्यारे, तुम कमीने, मेरे लिए रुको। तुम्हारे पास पैसे कम हैं। हान वान बहुत पहले ही गायब हो चुका था। दुनिया में अराजकता थी। थाम ली ने अस्पष्ट रूप से एक लंबा दाढ़ी वाला आदमी उसकी ओर आते देखा। उसने बिना किसी शिष्टाचार के उसे उठा लिया और धूर्तता से मुस्कुराया। वह आदमी जिसके पास आसमान जितना साहस है। मुझे जाने दो। उसकी त्वचा दर्द से जल रही थी। वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत कमजोर थी, इसलिए किसी ने पीछे से उसकी बाहें पकड़ ली, उसके पैर बांध दिए, फिर उसके शरीर से सारे पंख नोच लिए। कमीने, हिम्मत है तो उसे खोलकर मरते दम तक लड़ो। वह इस क्षुद्र नश्वर कुत्ते की आंखें जरूर अंधी कर देगी। दुःस्वप्न जाग उठा। शेन ली की सांस फूलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से घास पर सिर उठाया, बाएं दाएं देखा। यह किसी घर का पिछवाड़ा लग रहा था। एक छोटे से तालाब को घेरने के लिए पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। एक अंगूर की बेल थी जो अभी अभी उगी थी। अंगूर की बेल के नीचे एक बांस की झूलती कुर्सी भी थी। कुर्सी पर एक आदमी सुस्ती से लेटा हुआ था। यह कोई मांसल शिकारी नहीं था, नहीं यह कोई दुष्ट दिखने वाला चिकन बेचने वाला था, बल्कि नीली शर्ट और सफेद पैंट पहने एक गोरा चिट्टा आदमी था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे सूरज की रोशनी अंगूर की बेल से होकर उसके शरीर पर पड़ रही थी। शेन ली तुरंत दंग रह गई। हालांकि उसने कई सुंदर पुरुषों को देखा था, लेकिन ऐसे अलौकिक स्वभाव वाले लोग, भले ही वे स्वर्गीय क्षेत्र में अमर हों, बहुत कम थे। शेन ली ने अपनी आंखें घुमाईं। अब सुंदरता में लिप्त होने का समय नहीं था। शेन ली जानती थी कि अगर वह बहुत देर तक एक ही जगह पर रही, अगर वह ऐसा करती तो निश्चित रूप से उसे खोज लिया जाता। उसे जल्दी से निकलना पड़ता। तुम जाग रही हो। थाम लाई अभी तक खड़ा भी नहीं हुआ था कि उसने उस आदमी की कर्कश आवाज सुनी, जो अभी अभी जागा था। मैंने सोचा था कि तुम मर गए हो। शेन ली ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
देखा कि वह आदमी रॉकिंग चेयर पर बैठा था। उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने लापरवाही से अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया। फिर उसके मुंह से एक छोटी सी मुर्गी की आवाज आई, क्लुक क्लुक क्लुक। कॉल, चिकन कॉल। शेनली तुरंत सख्त हो गई। उसका मूल शरीर एक फीनिक्स था, लेकिन जन्म से ही वह मानव रूप में थी। और यहाँ तक कि जब वह पैदा हुई थी तब उसने प्राचीन दिव्य कलाकृति बी है कैंग झो को पकड़ रखा था। उसे बचपन से ही बहुत सम्मान दिया गया था। जब वह 500 साल की थी तो उसके पहले सैन्य कारनामे के बाद दानव राजा ने उसे बी शांग का राजा नियुक्त किया। तब से उसकी महिमा और भी बढ़ गई। पूरे दानव क्षेत्र में किसी ने भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। अब दानव क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली शासक का एक नश्वर द्वारा उपहास किया जा रहा था, जिसने उसके साथ एक पक्षी की तरह व्यवहार किया। कितना बड़ा अपमान! थामली ने अपने दांत पीस लिए और खड़े होने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैकफोम के दिल में घुसने वाली तलवार इतनी शक्तिशाली होगी, जिससे वह अब हिल भी नहीं पाएगी। वह कुछ देर तक जमीन पर लेटी रही, नाराज और असहाय दोनों। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा, तो उस आदमी ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे इशारा किया, यहाँ आओ, मुर्गी, यहाँ आओ। वह मानव सिर। थामली गुस्से में था, बेतहाशा रेंगता हुआ आगे बढ़ा, लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह एक पैर भी रख पाता, वह जमीन पर गिर पड़ा। बस उसकी चोंच पकौड़े के एक टुकड़े में घुस गई। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, यहाँ अभी भी कुछ है। आदमी ने बोलना समाप्त किया, घर में गया, एक बड़ा सा बन निकाला, नीचे बैठा और उसे उसके सामने लाकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, यह लो, तुम्हारी दान दक्षिणा की किसे आवश्यकता है। थामली ने घृणा से अपने दांत पीस लिए, लेकिन परिस्थिति ने उसे अपनी आंखें बंद करने, अपनी चोंच से जमीन में छेद करने और अपना सिर अंदर धकेलने के लिए मजबूर कर दिया। वह चाहती थी कि वह यहाँ खुद को जिंदा दफना सके। आदमी ने उसके गंजे सिर को देखा, उसके होठों के कोने मुस्कुराहट में मुड़े और कहा, खाना नहीं खा रही हो तो पहले जाकर नहा लो। ऐसा कहकर उसने उसके पंख पकड़ लिए और उसे उठाकर तालाब की ओर चल दिया। ओह! रुको, क्या स्थिति है? शॉवर लें? किसने कहा कि मैं नहाना चाहता हूँ? धत तेरी की! मुझे जाने दो। रुको, जब तक मैं दानव लोक में वापस नहीं आ जाता, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे 90 कुलों का सफाया कर दूंगा। जब तक तुम इस राजा का एक भी बाल छूने की हिम्मत रखते हो। एक बाल! तालाब में अपना प्रतिबिंब देखकर थामली दंग रह गई। जाहिर है एक भी बाल नहीं बचा था। कल मैकफोम ने उसे तलवार से मारा और पहाड़ से नीचे गिर गई, जहां उसे शिकारियों ने उठा लिया। वह जानती थी कि उसके पूरे शरीर पर चमकीले सुनहरे बाल नोच लिए गए हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे असभ्य शिकारी इतने तेज तर्रार और होशियार होंगे। यह स्पष्टता उसे उबलते पानी में डुबाने जैसा है। उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा है, एक भी रेशा नहीं बचा। उस पुरुष ने यह कैसे किया? थामली बिना आंसू के रो पड़ी। उसे अचानक कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उसने अदालत में एक सिविल सेवक पर हंसा था जिसने अपने बाल खो दिए थे। उस समय वह भ्रमित थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों रोया। अब वह चाहती थी कि वह उस समय खुद को एक टोकरी में मार सके। उसके बुरे मुंह के कारण उसे आज प्रतिशोध मिल रहा था। जाओ नहा लो। इससे पहले कि शेनली उसके रूप पर टिप्पणी कर पाती, उस आदमी ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसे सीधे तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वह गिरी, शेनली का गला कई बार पानी से भर गया।
जीवित रहने की प्यास के कारण उसके दो पंखहीन पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे। वह आदमी अभी भी उसकी कायरता पर हंस रहा था, लेकिन जब उसने शेन ली को हिंसक रूप से फड़फड़ाते देखा तो उसने भौहें सिकोड़ी और परेशान होकर पूछा, हाँ, तुम्हें तैरना नहीं आता? तुम डरपोक हो। तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें सामान्य ज्ञान भी है? उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं बची थी। कुछ देर संघर्ष करने के बाद वह अब और सहन नहीं कर सकी। जब उसने सोचा कि आज कोई नश्वर उसे मौत के घाट उतार देगा, तभी एक बांस का खंभा आया और उसे उठाकर तालाब के किनारे रख दिया। वह आदमी नीचे बैठ गया और उसकी नंगी छाती को दबाया। अपनी सांस को स्थिर रखो, इसे रुकने मत दो, इस तरह तुम वापस जीवित हो सकती हो। उसका शरीर डूबे हुए चूहे की तरह भीगा हुआ ऐंठने से खुद को नहीं रोक सका। बेहोश होने से पहले शेन ली ने उसे घूर कर देखा। यह आदमी जानबूझकर उसे प्रताड़ित कर रहा है ना? बिल्कुल जानबूझकर। बेहोश हो चुकी थाम ली की ओर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वह बस हल्के से मुस्कुराया। उसके गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए, एक इंसान होने के नाते विनम्र होना आना चाहिए। मेरा नाम है हान वान है, यह नाम नहीं। अध्याय 2। जब थाम ली जागी तो अगली सुबह हो चुकी थी। सुबह की धूप में उसने देखा कि वह व्यक्ति तालाब के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था, मछलियों को खिलाने के लिए पकौड़ियाँ तोड़ रहा था। उसे यह मछली तालाब बहुत पसंद था। उसने यह भी नहीं देखा कि उसकी आस्तीन पानी में डूबी हुई थी, लेकिन रोशनी में प्रतिबिंबित उसके झुके हुए चेहरे में कुछ अवर्णनीय दिव्य गुण था। दिव्य? एक नश्वर? वह यादें जो उसे सता रही थी उभर आईं। शेन ली ने पलके झपकाने की पूरी कोशिश की, अपनी भावुक निगाहों को हटाकर उसे एक सतर्क निगाह से देखा। शायद उसकी निगाहें बहुत भावुक थीं। हान वान ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसे देखा और हल्के से कहा, मेरा नाम हान वान है, मानो इस बात पर जोर देना हो। थाम ली दंग रह गया। फिर उसने देखा कि हान वान ने अपने कपड़ों से धूल झाड़कर खड़ा हो गया। अपने सुन्न पैरों पर मुक्का मारते हुए उसने बुदबुदाया, मुझे दवा लेनी है। फिर वह लंगड़ाती हुई घर में घुसी। उसकी मुद्रा अप्राकृतिक थी, थोड़ी अजीब। शेन ली को लगा कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। उस तरह का व्यक्ति बिल्कुल भी भगवान जैसा नहीं था। वह स्पष्ट रूप से बेहद साधारण था। एक नश्वर पर और अधिक प्रयास बर्बाद करने की जहमत न उठाते हुए शेन ली ने अपना सिर हिलाया और खड़े होने की कोशिश की। उसने शुरू में सोचा, कल की चोट के साथ वह निश्चित रूप से अब खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन बस एक बार कोशिश करने के बाद उसने पाया कि कल के संघर्ष के बाद उसकी शारीरिक शक्ति सामान्य से थोड़ी तेजी से ठीक हो गई थी। शेन ली ने ध्यान से नहीं सोचा, तुरंत अपने शरीर की जांच की। उसने निराशा में आह भरी। जादुई शक्ति वास्तव में इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। यह अच्छा था। दानव क्षेत्र के लोग अस्थायी रूप से उसकी सांस का पता नहीं लगा सके, लेकिन दानव राजा की बिजली की तरह तेज विधियों के साथ उसे ढूंढना केवल समय की बात थी। तब तक, अगर उसने अभी भी अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं किया होता। दस्तक दस्तक, यहाँ आओ, थाम ली सोच रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह गुस्से से पलटी। नीली शर्ट और सफेद पैंट पहने आदमी को पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे देखा। उसे एक बड़ी रोटी थमाते हुए, खाओ। थाम ली ने अपने दिल में ठंडी सांस ली, अपना सिर घुमाया और इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अचानक उसे याद आया कि कल उसे क्या अपराध सहना पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने खाने से इनकार कर दिया था। उसका शरीर अकड़ गया। वह बहुत देर तक सोचती रही। आखिरकार उसने दांत पीस लिए, गर्व से गर्दन उठाई और अनिच्छा से उस आदमी की ओर चल पड़ी।
उसके शरीर से दवा की हल्की गंध आती हुई महसूस करते हुए तभी थाम लाई ने हान वान को करीब से देखा। उसने देखा कि उसके होठों पर कालापन था, उसकी आंखों के नीचे की थैलियां भी थोड़ी काली थी, जो कि अल्पायु का संकेत था। अच्छा परिणाम, थामली ने मन ही मन सोचा। यद्यपि इस नश्वर ने उसकी बदसूरत उपस्थिति देखी, सौभाग्य से वह अल्पकालिक था। मरने के बाद और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने के बाद वह सब कुछ भूल जाएगा। वह अभी भी बिना किसी दाग के उज्ज्वल बिच थोंग वोंग थी। यह सोचते ही उसका दिल और अधिक खुला हुआ महसूस हुआ। उसने पकौड़ी का एक टुकड़ा लेने के लिए अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया। नरम भोजन ने थामली की आंखों को तुरंत चमका दिया। यह पकौड़ी, यह पकौड़ी, यह असामान्य रूप से स्वादिष्ट थी। इससे पहले कि वह आदमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, शेन ली ने अपना मुंह चौड़ा किया और रोटी छीन ली, उसे हरे पत्थर पर रख दिया और उसे खा लिया। राक्षस अमर लोगों की तरह नहीं थे जिन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं थी और न ही वे स्वर्ग में मरते थे। उन्हें भी इंसानों की तरह भोजन की जरूरत थी, लेकिन शेन ली ने हमेशा केवल मांस खाया था और कभी किसी शाकाहारी भोजन की ओर नहीं देखा था। उसे रोटी खिलाना आसान नहीं था। रोटी साफ करने के बाद शेन ली ने जिंग युन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने देखा कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाए हुए था। उसकी आंखें कोमल थीं, मुस्कुरा रही थी और उसकी ओर नहीं देख रही थी। दरअसल यह एक पालतू जानवर की ओर एक बहुत ही सामान्य नजर थी, लेकिन थामली क्षण भर के लिए असावधान थी। उस सामान्य नजर से देखे जाने पर उसका दिल धड़कने लगा। उसने शर्म से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। दानव क्षेत्र के सिविल सेवक उससे डरते थे। मार्शल जनरल ने उसका सम्मान किया। उससे 3 कदम दूर खड़े अन्य लोग कांपने लगे। कौन उसकी ओर इस तरह देखने का साहस करेगा? लेकिन उसका दिल सिर्फ एक पल के लिए ही उथल-पुथल में था। शेन ली, आखिरकार, एक राजकुमार था जो हवा और बारिश का आदी था। उसने जल्दी से अपने दिल में कांटा निकाला और बेरहमी से उसे नष्ट कर दिया। फिर उसने बिना किसी शिष्टाचार के जिंग यून के घुटने को थपथपाने के लिए एक नंगे चिकन पंख का इस्तेमाल किया और अपनी चोंच का इस्तेमाल उस रोटी को दबाने के लिए किया जिसे उसने अभी अभी खाया था। हाँ, एक और चाहिए? हान वान हंसा। बस, आज मैं बस इतना ही करूंगा। इतना कहकर वह उठकर घर के अंदर चला गया। थामली दंग रह गई और जल्दी से उसके पीछे घर के अंदर चली गई। कितना असभ्य! उसे भगाने के लिए बन का उपयोग करने का साहस। चाहे कुछ भी हो, उसे 2 लेना ही होगा। वह हान वान के पीछे भागी, लेकिन अब उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। दहलीज पर रेंगने से वह लगातार हांफने लगी। वह केवल असहाय होकर देख सकती थी कि हान वान एक बैग लेकर घर के सामने आया, दरवाजा खोला और चला गया, केवल एक अस्पष्ट वाक्य छोड़ते हुए, दस्तक दो, घर पर नजर रखो, मैं खुद को बेचने के बाद वापस आऊंगा। धत तेरी की! एक रक्षक कुत्ते की तरह उसे आदेश देने का साहस करो। नहीं, रुको! उसने आश्चर्य से दरवाजे के बाहर गायब हो रहे आदमी की आकृति को देखा। उसने अभी क्या कहा था कि वह बेच रहा था? थामली जमीन पर लेट गया और घर के चारों ओर देखने लगा। यह व्यक्ति न तो अमीर था और न ही गरीब। वह 7 फीट लंबा आदमी था, जिसके सभी अंग ठीक थे। वह क्या नहीं कर सकता था? वह काम पर चला गया। यह सही है, शायद लोगों को यह काम पसंद आए। थामली को सब समझ में आ गया, लेकिन बाहर आसमान को देखते हुए वह भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। क्या यह काम दिन में किया जा सकता है? भूल जाओ, शायद लोगों को यह पसंद आए। वह केवल कुछ दिनों के लिए फिर से तैयार करने के लिए शेन ली ने अपने सिर को आराम करने के लिए पीछे छोड़ दिया।
कान के रूप में वह सो गया था। उसका पूरा शरीर भारी गिर गया। घर में थामली चुपचाप एक अंधेरे कोने में चली गई, लेकिन उसने देखा कि सादे कपड़े पहने लड़की झाड़ू और चीथड़ा लेकर चुपचाप और जल्दी से घर की सफाई कर रही थी। सफाई खत्म करने के बाद उसने मेज को पोंछना शुरू किया, लेकिन पोंछते समय आंसू बहने लगे और अंत में उसने अपना चेहरा मेज पर दबा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। थामली ने उसके रोते हुए शब्दों को सुनने की पूरी कोशिश की, जैसे मैं तुम्हें अब और नहीं देख सकती या ऐसा कुछ। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की हान वान को पसंद करती थी। थामली मन ही मन सोच रहा था, यह देखकर कि युवती बहुत रो चुकी है, उसने अपने सारे आंसू टेबल पर पोंछने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल किया, पलटा और जाने ही वाला था। इस समय थामली उसे देखने में इतना केंद्रित था कि उसके पास छिपने के लिए जगह खोजने का समय नहीं था। दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे, एक दूसरे को लंबे समय तक देखते रहे। थामली ने शुरू में सोचा था कि अब जब उसे पीटकर उसके मूल रूप में वापस लाया गया है, तो निश्चित रूप से कोई अनावश्यक गलतफहमी पैदा नहीं होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से युवती सीधे उसकी ओर दौड़ी और बुदबुदाया, भाई हान वान, तुम वास्तव में एक मुर्गी हो जिसे नोचा गया है। तुम अभी भी उसे ऐसे ही बाहर क्यों दौड़ने दे रहे हो? हमें जल्दी से इसे उबालना चाहिए। उसने अपने आंसू पोंछे। इसे अपने साथ विदाई भोज समझो। अपने सिर के साथ ऐसा करो। दूसरे लोगों के काम में दखल देने की तुम्हें क्या जरूरत है? यह सुनकर थामली चौंक गई। अभी उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। अगर वह वाकई इसे बर्तन में डाल देती तो यह बहुत बड़ी बात होती। वह मुड़ी और घर से बाहर भाग गई। लड़की पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने पैर उठाए और उसका पीछा किया। हाय, अगर तुम भाग गए और गंदे हो गए तो धोना मुश्किल हो जाएगा। इस समय थामली वास्तव में चाहती थी कि वह मल से ढकी हो। वह तो मरने तक गंदी रहना पसंद करेगी। शेन ली की शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्य से वह युवती भी काफी अनाड़ी थी। उसने कुछ खतरनाक जीवन धमकाने वाली स्थितियों से बचने के लिए कुछ लड़ाई कौशल पर भरोसा किया, लेकिन दो पंजे दो पैरों के बराबर अच्छे नहीं थे। पीछे से युवती को पीछा करते हुए देखकर जब तक वह गुस्से में फटने वाली नहीं थी, शेन ली ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ना चाहा, लेकिन उन पंखहीन पंखों ने उसके लिए बचना अधिक कठिन बनाने के अलावा कोई प्रभाव नहीं डाला। थामली भी कुत्ते के बिल में घुसने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन हान वान का यार्ड बहुत मजबूत था। दीवार के नीचे छेद तो दूर, एक भी छेद नहीं था। उसने कसम खाकर कहा, उसने कभी इतना असहाय, इतना दुखी और इतना हताश महसूस नहीं किया था। खुनी शपथ, यदि वह आज एकदम पका हुआ मुर्गा बन जाती है तो वह निश्चित रूप से एक भूत में बदल जाएगी, 90 स्वर्गों तक अपना रास्ता बनाते हुए हत्या करेगी और उस सम्राट पर खून छिड़क देगी। यदि वह विवाह न होता तो उसकी यह दशा कैसे होती? इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसके पंख दुखने लगे। कपड़े पहने लड़की ने जोर लगाकर थामली को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। उसके हाथों ने उसके पंखों को कसकर पकड़ लिया और थामली के पैरों ने चाहे कितना भी संघर्ष किया हो, उसने उसे छोड़ने से मना कर दिया। हुम्फ, तुम जंगली मुर्गे, देखते हैं मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। युवती ने थामली को रसोई में ले गई। थामली ने इतना संघर्ष किया कि उसकी हड्डियां टूटने वाली थी। जब उसे चॉपिंग बोर्ड पर रखा गया तो थामली को अचानक वह समय याद आया जब उसने युद्ध के मैदान में दुश्मन पर अपना भाला मारा था। तो कमजोर ने ऐसा महसूस किया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? इस समय अचानक एक शांत पुरुष की आवाज सुनाई दी। शेन ली ने अनजाने में अपना सिर घुमाया। जीवन और मृत्यु की सीमा पर
नीली शर्ट और सफेद पैंट वाला आदमी दरवाजे के सहारे झुका हुआ था। उसके पीछे की रोशनी करुणा के प्रभामंडल की तरह थी। चाकू शेन ली के सामने गिरा और चॉपिंग बोर्ड में फंस गया, जिससे उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया। सादे कपड़ों में लड़की, जो अभी अभी बेहद उग्र मुद्रा में थी, अब अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया, शर्मिंदगी में शर्माते हुए, भाई हान वान, मैं मूल रूप से आपसे मिलने आना चाहती थी। इस मुर्गे को नोच लिया गया है। अगर हम इसे नहीं पकाएंगे तो यह मर जाएगा और इसका स्वाद भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि ऐंठन के कारण थाम ली में कोई ताकत नहीं बची थी। वह कत्लखाने पर इस तरह लेटी थी जैसे वह मर चुकी हो। इसको पकाया नहीं जा सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, थाम ली ने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। दवा की हल्की गंध उसके नथुनों में भर गई। उसे अचानक लगा कि यह सुगंध अत्यंत सुगंधित थी। ओह, क्षमा करें, मुझे नहीं पता। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ छोड़ना चाहती हूँ। कपड़े पहने लड़की की पीठ के पीछे की उंगलियां मुड़ गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं। कल मुझे व्यापार के लिए अपने पिता के साथ दक्षिण जाना होगा। हो सकता है मैं कभी वापस न आऊं। मैं अब हान वान का को नहीं देख पाऊंगा। ओह, मैं भी आम तौर पर तुम्हें नहीं देखता। हान वान की आवाज शांत थी। लड़की की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके गाल उसकी आंखों की तरह लाल थे। नहीं, मैं तुम्हें हर दिन देख सकता हूँ। मैं हर दिन उसे छुपकर देख सकती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, जिससे थाम ली उसे किसी भी चीज के लिए दोषी ठहराने में असमर्थ थी। वह बस एक प्रेम में पागल लड़की थी। तो यह बहुत बुरा है। मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा, एक बार भी नहीं। थाम ली चौंक गई और उसने अपना मुंह खोला, अवाक। इस समय इस आदमी ने ऐसे शब्द कहे, और यहाँ तक कि जानबूझकर उन पर जोर दिया। क्या आपको उससे कोई बड़ी दुश्मनी है? महिला का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन हान वान हमेशा की तरह मुस्कुराया। क्या आप यहाँ विदाई उपहार मांगने आई हैं? ओह, मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कोई जरूरत नहीं है। महिला ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने सीने को गले लगाया। उसका चेहरा उदास था और वह लड़खड़ाती हुई चली गई। हान वान ने अपना हाथ हिलाया, धीरे चलो। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के पलटा, थाम ली को नीचे फेंक दिया और बर्तनों में खोजबीन शुरू कर दी। अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए बोला, चलो चावल पकाते हैं। थाम ली जमीन पर लेटी हुई लड़की को दरवाजे की ओर जाते हुए देख रही थी, फिर भी अनिच्छा से पीछे की ओर देख रही थी। अंततः उसने अपने आंसू और नाक का पानी पोंछा, अपना सिर झुकाया और चली गई। थाम ली ने आह भरी। यह लड़की वास्तव में थोड़ी मूर्ख है। उसका व्यक्तित्व भी बहुत जिद्दी है, लेकिन उसका दिल बहुत वफादार है। वह एक ऐसे आदमी को क्यों पसंद करेगी जो शरीर बेचता है और रोमांस को नहीं समझता है? बर्तनों में खोजबीन की आवाज बंद हो गई। हाँ, आप क्या बेचते हैं? क्या यह सिर्फ अपना शरीर बेचना नहीं है? आप और क्या बेच सकते हैं? जैसे ही थाम ली ने जवाब देना समाप्त किया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि हान वान भी उस पर भौहें चढ़ा रहा था। थाम ली को आश्चर्य हुआ। वह उससे बात कर रहा था। आउच! हान वान दंग रह गया और फिर हंसा। मैं एक पल के लिए ध्यान नहीं दे रहा था और आपको पता चल गया। वह नीचे बैठ गया और सीधे थाम ली की आंखों में देखा। तो क्या हुआ अगर मैं खुद को बेच दूं? थाम ली उस पर ध्यान देने के मूड में नहीं थी। वह बहुत हैरान थी। वह वास्तव में उससे बात कर रहा था। थाम ली इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा।
यह आदमी शुरू से ही उसके मन की बात पढ़ सकता था। या क्या उसे शुरू से ही पता था कि वह मुर्गी नहीं है? तो वह वास्तव में उसे चिढ़ा रहा था, है ना? यह सही है। हान वान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। थाम ली का पूरा शरीर सदमे में था। इस तरह के बेशर्म उकसावे का सामना करते हुए वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। इसके अलावा, मेरा नाम हान वान है, मुझे मेरे नाम से ठीक से बुलाओ। और अगर मैं अपना शरीर बेच दूं तो क्या होगा? अगर मैं अपना शरीर बेचूं तो क्या हुआ? अगर मैं उसे छेड़ूं तो क्या हुआ? क्या इस आदमी ने अपना कौमार्य खो दिया है या कुछ और है कि वह शांति से ऐसे शब्द कह सकता है? यह क्या बुराई है? यह सिर्फ मेरा शरीर बेचना और तुम्हें चिढ़ाना है। क्या यह बहुत क्रूर बात है? हान वान ने ऐसे अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठीक है, ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें पता नहीं चलने दूंगा। यह कहने के बाद उसने धीरे से थाम ली के सिर पर हाथ फेरा, खड़ा हुआ और खाना बनाना जारी रखा। थाम ली ने रसोई से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह व्यक्ति बहुत खतरनाक था। उसे ठीक होने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। अन्यथा अगर वह इसी तरह ठीक होती रही तो वह न तो जी पाएगी और न ही मर पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से शेन ली की शारीरिक शक्ति अभी समाप्त हो चुकी थी। इतने लंबे समय तक रेंगने में इतनी ऊर्जा बर्बाद करने के बाद उसका पूरा शरीर सामने के दरवाजे तक रेंगने से ही थक चुका था। मुख्य द्वार बस पहुंच के भीतर था, लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, वह उस तक नहीं पहुंच सकी। सुनसान सूर्यास्त उसके नंगे कंधों पर चमक रहा था। उसने जिंग यून को जोर से पुकारते हुए सुना, चलो खाना खाते हैं। फिर उसे पिछवाड़े में ले जाया गया और एक कटोरी मिश्रित चावल दिया गया। अच्छा, पहले खाओ और फिर सोचो। आज रात चांदनी बहुत विस्तृत थी। ऐसा लग रहा था जैसे थाम ली कोई सपना देख रही हो। अंगूर की जाली के नीचे लेटी हुई वह पुनः अपने मानव रूप में आ गई थी। ठंडी हवा चांदनी के साथ साथ उसकी त्वचा में प्रवेश कर रही थी। वह अपनी नंगी बाहों को गले लगाने से खुद को रोक नहीं सकी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से एक पतला कंबल गिरकर उसे ढक रहा हो। दवा की गर्माहट और हल्की गंध ने उसे घेर लिया, जिससे वह अपने होठों के कोनों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने कंबल का एक कोना पकड़ा और उसे लपेट लिया और एक गहरी नींद में खो गई। छाता थम ली को कंबल से ढकते हुए हान वान उसके बगल में बैठ गया। जमीन पर बिखरे उसके काले बालों की कुछ लटों को खींचने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आपके बाल काफी घने हैं। उसकी नजर नीचे चली गई, उसके चेहरे के भावों पर रुकी। ध्यान से देखते हुए, सुंदर चेहरा है, बुरी लड़की नहीं है। अध्याय 3। मार्च। रात अभी भी लंबी थी। जब मुर्गे ने बांग दी, आकाश अभी भी उज्जवल नहीं था। थाम ली अपने सपने से जाग गई, क्योंकि उसने जमीन पर हल्के कदमों की आवाज सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह कुछ समय के लिए कपड़े के टुकड़े से ढकी हुई थी। वह चौंक गई। क्या यह हो सकता है कि वह दानव राजा के ब्रह्मांड बैग में फंस गई थी? थोड़ी देर तक घबराहट में संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसके सिर ने बाहर की हवा में सांस ली। वहां कोई दानव राजा नहीं था, न ही कोई पीछा करने वाला। वह अभी भी अंगूर की जाली के नीचे सो रही थी, अभी भी एक पंखहीन जंगली मुर्गी के रूप में। हवा में घना कोहरा छाया हुआ है। सामने के आंगन से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। शेन ली सावधानी से उस ओर चला गया। दरवाजा थोड़ा खुला था, बाहर तेज आवाज आ रही थी। शेन ली ने चुपके से दरवाजे की दरार से अपना सिर बाहर निकाला। टॉर्च की रोशनी ने पूरी गली को रोशन कर दिया था। गली में 2 गाड़ियां रुकी हुई थी। कल से सादे कपड़ों में लड़की अपने माता पिता के साथ खड़ी थी।
घर का पुरुष नौकर गाड़ी पर सामान रख रहा था। जिंग यून भी उनकी मदद कर रहा था। सारा सामान रखने के बाद बाकी सभी लोग गाड़ी पर चढ़ गए। केवल लड़की और उसकी माँ अभी भी बाहर खड़ी थी। हान वान, आपके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई। भले ही हम इतने सालों तक पड़ोसी थे, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सके। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो मुझे शर्म आती है। मुझे डर है कि इस बार हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। कृपया अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, हान वान जानता है। वह मुस्कुराया। अधेड़ महिला को बहुत दुख हुआ। उसने आह भरी और कार में बैठ गई। केवल छोटी लड़की हान वान के सामने खड़ी थी। लड़की ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। टिमटिमाती मशाल की रोशनी उसकी गीली आंखों को रोशन कर रही थी। यदि आप इस समय दक्षिण में जाते हैं तो निश्चित रूप से हर जगह आड़ू के फूल होंगे। हान वान ने गली के अंत की ओर देखा और अचानक धीरे से कहा, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। ये शब्द थोड़े फीके पड़ गए। उन्हें सुनने के बाद थाम ली ने अनजाने में अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। परावर्तित प्रकाश में उस झुके हुए चेहरे पर एक हृदयस्पर्शी सौंदर्य था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे एक लहर के बिना हृदयहीन नहीं बल्कि उदासीन था। थाम ली ने उसे खाली देखा। अचानक उसे लगा कि यह व्यक्ति शायद उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। यह सुनकर लड़की की आंखें तुरंत लाल हो गईं। 2 आंसू गिर गए। उसने अलविदा कहने के लिए नीचे झुककर कहा, भाई हान वान, अपना ख्याल रखना। इस बार मैं चला गया, कभी वापस न आने के लिए। पहियों की ध्वनि में हान वान को गाड़ी को दूर भेजते हुए देखकर थाम ली ने आह भरी। पहियों की ध्वनि में भागते हुए उसके कदमों की आवाज स्पष्ट नहीं होगी, है ना? थाम ली की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने बाएं और दाएं देखा। आसपास कोई नहीं था, केवल हान वान अभी भी अपने पड़ोसियों को विदा कर रहा था। थाम ली दरवाजे के छेद से फिसली, अपने पैरों को मोड़ा और पागलों की तरह छोटी गली की ओर भागी। मुख्य सड़क की ओर भागते हुए इस समय सड़क पर पहले से ही कई स्ट्रीट स्टॉल स्नैक्स बेच रहे थे। थाम ली ने पीछे मुड़कर देखा और हान वान को उसका पीछा करते हुए नहीं देखा। उसने राहत की सांस ली। यह हान वान बहुत रहस्यमय है। उसने उसकी बातें सुनी, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। अब वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे दानव क्षेत्र के पीछा करने वालों से बचना था। उसके पास वास्तव में उस पर बर्बाद करने के लिए ऊर्जा नहीं थी। रुको! गंभीर रूप से घायल हो गए? थाम ली ने असमंजस में अपने पंख फैलाए। कल ही उसने अपने पंख इतने फड़फड़ाए थे, अब उसमें यहाँ दौड़ने की ताकत कैसे आ गई? पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही सुबह थी। जब मैं उठा तो स्थिति वैसी ही थी। मेरी शारीरिक शक्ति बहुत जल्दी ठीक हो गई। क्या हान वान ने उसके साथ कुछ किया था? या फिर खाने में कुछ गड़बड़ है? कल रात के असाधारण रूप से स्वादिष्ट स्टीम्ड बन और सुगंधित मिश्रित चावल के बारे में सोचते हुए थाम ली ने अनजाने में अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और अपनी लार निगल ली। यह राक्षस मुर्गा कहाँ से आया? अचानक पीछे से एक बड़े आदमी की कर्कश आवाज आई। सड़क के बीच में भागते हुए, आप चाहते हैं कि मैं आपको उठाकर बाहर ले जाऊं और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाऊं, है ना? थाम ली ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे खड़ा एक क्रूर आदमी उसके पंख को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। कल के अनुभव के बाद वह फिर से इतनी आसानी से कैसे पकड़ी जा सकती थी? उसने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली और आगे बढ़ने वाले हाथ पर जोर से चोंच मारी। बड़ा आदमी दर्द से चिल्लाया और गुस्से से बोला, वह मुर्गी! मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ने से खुद को नहीं रोक सकता। थाम ली ने अपना शरीर हिलाया और सड़क किनारे एक स्टॉल की मेज के नीचे घुस गया।
क्रोधित आदमी ने उसका पीछा किया और स्टॉल को पलट दिया। स्टॉल मालिक ने मना कर दिया और उन दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। थामली ने इस अवसर का लाभ उठाकर अन्य स्टॉलों से चुपके से निकल गई। उसके सामने लकड़ी का एक टुकड़ा रखा गया था। वह बस एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी गर्दन पकड़ ली गई, फिर उसका पूरा शरीर ऊपर उठा लिया गया। शोर करना बंद करो, चिकन यहाँ है। दूसरे विक्रेता ने थामली को उस ओर ले गया। थामली ने अपनी सांस रोकी, अपने पंजे उठाए और दूसरे व्यक्ति के हाथ पर खून की 3 धारियां दाग दी। आह! यह जंगली मुर्गी! दूसरे व्यक्ति को दर्द हो रहा था और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। शेनली जमीन पर गिर पड़ी। उसके पास उसकी डांट पर ध्यान देने की ताकत नहीं थी। वह इधर-उधर लुढ़की और जल्दी से एक छोटी गली में मुड़ गई। जब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, तभी वह रुकी और जमीन पर लेट गई, सांस लेने के लिए हांफने लगी। एक सामान्य मुर्गी होना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वह सोच रही थी, तो उसके पीछे का दरवाजा क्लैक की आवाज के साथ खुला और कीचड़ और पत्तियों से भरा पानी का एक कटोरा उसके ऊपर फुसफुसाया। आज सड़कों पर वाकई बहुत चहल पहल है, एक महिला की आवाज गूंजी। थामली ने महसूस किया कि उसके सिर से सड़ा हुआ सब्जी का पत्ता फिसलकर जमीन पर गिर गया। अचानक उसे गुस्सा आ गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़ी युवती की तरफ देखा। तुमने उस पर क्या डाला? कैसे? इतनी बेशर्मी! उसकी दोनों आंखें सीधे उस महिला की आंखों से मिली। ऊंचाई के अंतर ने थामलाई को तुरंत अपनी वर्तमान पहचान याद दिला दी। कल और आज की स्थिति को मिलाकर थामलाई बस आह भरकर कहने ही वाली थी कि वह मरने वाली है जब उस महिला ने उसके पंख पकड़ लिए। इन मुर्गियों को किसने पाला है? तुमने पंख तो तोड़ लिए, फिर उसे बाहर क्यों भागने दिया? थामली ने अपने पैर फैलाए, बहुत संघर्ष किया और एक आदमी को घर से बाहर आते देखा। पड़ोस में कोई भी मुर्गियां नहीं पालता। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ से आईं, इसलिए मैं उन्हें स्टू में ले आया। संयोग से आज बहुत काम है। मैं घर जाकर आज रात उन्हें फिर से भर दूंगा। अपना सिर भाड़ में जाओ। थामलाई इतना क्रोधित था कि वह शाप देना चाहता था। मुर्गी को देखकर उसे खाने की इच्छा मत करो। अच्छा या बुरा, ये सब तो जिंदगी है। तुम सब इतनी हल्की बातें क्यों करते हो? आदमी ने अपने कपड़े ठीक किए और जाने के लिए तैयार हो गया। महिला ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। जाने से पहले आदमी ने उसके सिर पर थपथपाया। तुमने आज फिर से कड़ी मेहनत की है, मेरी पत्नी। महिला शर्मा गई, उसका हाथ ढीला पड़ गया। थामलाई ने मौके का फायदा उठाया और उसे काट लिया। महिला चीख पड़ी। शेनली ने संघर्ष किया और जमीन पर गिर गई, फिर अपनी पूरी ताकत से भाग गई, जिससे युगल अपने जोशीले प्रेम प्रसंग को जारी रख सके। दोपहर तक दौड़ते हुए शहर के बाहरी इलाके में पहुंचते ही शेनली का सामना कम से कम 10 आदमियों से हुआ जो उसे पकड़कर खाना चाहते थे। वह वास्तव में अब और नहीं भाग सकती थी। वह थकी हुई और भूखी दोनों थी। वह नदी के किनारे घास पर बैठ गई, अपना सिर नीचे किया और पानी के कुछ घूंट पिए। फिर चुपचाप आसमान को ढकते काले बादलों को देखा। वसंत की बारिश होने वाली थी। तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो, है ना? थामली ने आसमान से पूछा। उसकी आवाज बेहद दुखी थी। वसंत की गड़गड़ाहट में बारिश की बूंदें नीचे गिर रही थी। थामली उठने के लिए संघर्ष कर रही थी, बारिश से बचने के लिए एक जगह ढूंढना चाहती थी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि नीली शर्ट और सफेद पैंट पहने एक आदमी नदी के किनारे टोकरी लेकर खड़ा है। उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए थामली भावुक हुए बिना नहीं रह सकी।
आध्यात्मिक सुख की अनुभूति ऐसी है जैसे नर्क के 18 स्तरों से गुजरकर सूर्य की रोशनी में सुनहरे फूल देखने को मिले हों। भले ही नदी के दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति एक पीले फूल से कहीं ज्यादा था, फिर भी एक व्यक्ति और एक मुर्गी का एक दूसरे को देखने का दृश्य बहुत स्वप्निल नहीं था। बढ़ती धुंधली बारिश के बीच हान वान ने थाम ली के शरीर पर धूल को बहुत देर तक देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ा। यह बिल्कुल मजाक था। बेवकूफ मुर्गी, हान वान ने बुदबुदाते हुए अपनी पीठ पर रखी टोकरी से एक तेल कागज का पंखा निकाला और उसे खोला, फिर धीरे धीरे कदम दर कदम थाम ली की ओर चल पड़ा। शेन ली में अब भागने की ताकत नहीं थी, नहीं भागने का दिल। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह जिंग यून क्या है, लेकिन शेन ली के लिए अभी सबसे बुरा नतीजा बस उबलना था। जिंग यून के घर पर चाहे कुछ भी हो, वह मरने से पहले कुछ बेहतर खा सकती थी। तेल के कागज के पंखे ने उसके सिर के ऊपर साफ आसमान का एक टुकड़ा खोल दिया। दस्तक दस्तक, मुझे लगा कि तुम भाग गई हो और वापस नहीं आओगी। तो तुम यहाँ मेरे घर आने का इंतजार कर रही हो? थाम ली ने अपना सिर सिकोड़ लिया और उसकी उपेक्षा कर दी। हान वान को गंदे होने का डर नहीं था और उसने उसे उठा लिया और अपनी पीठ पर टोकरी में डाल दिया। आप वास्तव में सक्षम हैं। सिर्फ आधे दिन में आप खुद को इतना गंदा कर सकते हैं। महान कौशल। टकराना, अपने रास्ते जाओ। थाम ली खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, धमाका, अपने शब्द बर्बाद मत करो। हान वान ने अपनी हंसी रोक ली और कुछ और नहीं कहा। एक कागज के पंखे ने उसके सिर के ऊपर बारिश के पानी को पूरी तरह से ढक दिया। एक भी बूंद थम ली पर नहीं गिरी। पूरे दिन की थकान से थम ली उसके पीछे टोकरी के मोड़ पर झूलती रही और थोड़ी देर बाद सो गई, लेकिन वह ज्यादा देर तक सोई नहीं थी कि ठंडी हवा ने उसे जगा दिया। वह अनजाने में पीछे हट गई, अपनी चोंच और पंजे खोले और किसी को काटना चाहती थी। यह मुर्गी बहुत खूंखार है। हान वान ने करछुल ली और एक कदम पीछे हट गया। थाम ली ने अपने पंखों से पानी झाड़ा और उसे सतर्कता से देखा। तुम क्या कर रहे हो? और क्या करना है? हान वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। तुम इतनी गंदी हो जैसे कि कोई चीज अभी अभी जमीन से खोदकर निकाली गई हो। मैं तुम्हें और उन्हें साथ में नहलाने में मदद करूंगी, या तुम्हें तालाब में खेलना पसंद है? थाम ली ने बगल की ओर देखा और पाया कि वह एक बड़े लकड़ी के बर्तन में जंगली जिनसेंग के एक गुच्छे के साथ लेटी हुई है। उसने अपने नाखूनों से जिनसेंग की जड़ों को ऐसे खरोंचा जैसे वे मिट्टी के ढेर हों। हान वान ने उसके नाखून पकड़े और कहा, कोमल रहो। अगर तुम इसे बदसूरत बनाओगे तो तुम इसे अच्छी कीमत पर नहीं बेच पाओगे। आप इस तरह का जिनसेंग बेचते हैं? एक जिनसेंग और बॉडी दोनों का उच्चारण शेन होता है। अगर नहीं तो किस तरह का? हान वान ने उसका नाखून खींचा, उसे साफ करने के लिए स्क्वैश के छिलके का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया, फिर एक और नाखून खींचा, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। उसने अपनी हरकत रोक दी, मुस्कुराया और थाम ली को देखा। आपको क्या लगता है यह किस तरह का है? दूरी बहुत कम थी, दिखावट बहुत सुंदर थी, जिससे थाम ली का दिल धड़क उठा। हान वान के होठों पर मुस्कान देखकर उसे अचानक लगा कि उसे चिढ़ाया जा रहा है। राजा बिचथोंग इतना क्रोधित हुआ कि वह चिल्लाया, अहंकारी। तीखी चोंच आगे बढ़ी और हान वान की नाक पर चोंच मारने लगी। हान वान बिल्कुल भी सावधान नहीं था। उसे चोंच मारी गई और वह पीछे की ओर गिर गया। उसने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे हटे, कुछ देर तक बिना सिर उठाए अपनी नाक को पकड़े रखा। थाम ली अभी भी गुस्से में थी, लेकिन हान वान को अपना सिर नीचे रखते हुए देखकर उसने सोचा कि क्या उसने उसके मुंह पर ज्यादा जोर से चोंच मारी है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा?
इसके अलावा अगर वह अब उससे निपटना चाहता था तो थाम ली चुप था। जबकि वह उलझन में था, हान वान के कंधे थोड़े कांप रहे थे। थाम लाई ने उसकी ओर देखा। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्यों हंस रहा है, और उसे हंसते हुए सुना। थाम ली को और भी आश्चर्य हुआ। क्या उसकी चोंच जहरीली थी? क्या वह सर्जरी से मूर्ख हो गया है? हान वान ने उसे छोड़ दिया, अपनी लाल और सूजी हुई नाक को पकड़ा, निडरता से उसके पास गया और उसके सिर पर थपथपाया। अच्छा काम किया। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उसने स्क्वैश का छिलका लिया और उसके बगल में बैठकर जिनसेंग को रगड़ना जारी रखा। थामली लकड़ी के बेसिन में बैठी, उलझन में। पहली बार वह किसी को नहीं समझ पाई। बेवकूफ मुर्गी, धीमी आवाज में पुकारने के बाद थाम ली ने अपना सिर उठाया और मिट्टी का एक ढेर उसके चेहरे पर गिर पड़ा। कीचड़ नीचे बह रहा था और थाम ली के छोटे से नथुने बंद हो गए। उसने सांस लेने के लिए जल्दी से अपना मुंह खोला, लेकिन कीचड़ फिर से उसके मुंह में घुस गया। थाम ली खांसते हुए बेसिन में लौटने लगी। हान वान ने शांति से जिनसेंग धोना जारी रखा। यह आदमी वास्तव में एक बच्चा है। बदला लेने के लिए बहुत भारी दिल वाला एक शैतान बच्चा। थाम ली ने 2 कारणों से हान वान के घर पर अस्थायी रूप से रहने का फैसला किया। पहला, यहाँ उसकी शारीरिक शक्ति बहुत जल्दी ठीक हो गई। केवल 2 या 3 दिनों के बाद मैकफोंग द्वारा उसके शरीर पर छोड़े गए घाव का उसके कार्यों पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा, वह पकड़ी नहीं जाना चाहती थी और न ही उसे सताया जाना चाहती थी। थाम ली को जो बात दुखी करती थी वह यह थी कि वह नहीं जानती थी कि उसकी जादुई शक्ति कब वापस आएगी, वह कब मानव रूप में वापस आएगी, वह कब इस जगह को छोड़ पाएगी और कब दानव क्षेत्र से पीछा करने वाले आएंगे। लेकिन सौभाग्यवश स्वर्ग में दिन मानव संसार की तुलना में तेजी से बीतते थे, जिससे उसका काफी समय बच जाता था। चलो खाते हैं, हान वान ने घर के अंदर से आवाज लगाई और थाम ली जल्दी से खाने की मेज पर बैठ गई। थाम ली ने सोचा कि हान वान के बनाए खाने से उसे इतनी जल्दी ताकत मिलती है, इसलिए वह हर दिन उसके द्वारा बनाया गया सारा खाना खा लेती है। लेकिन यह बंस क्यों है? थाम ली ने अपने सामने रखी खाने की प्लेट को देखा और असंतुष्ट होकर प्लेट के किनारे पर अपने नाखून ठोंकने लगी। खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, अगर आप उसे हर समय खाते रहेंगे तो आप ऊब जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह नमकीन खाना खाना चाहती है। स्वादिष्ट नहीं? स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे मांस चाहिए। पैसे नहीं हैं। अत्यधिक निर्णायक शब्दों ने थाम ली को स्तब्ध कर दिया। उसने हान वान की ओर देखा, जो उसकी तरह रोटी चबा रहा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम कभी कभार मांस नहीं खा सकते? आप भले ही अमीर न दिखें, लेकिन आप गरीब भी नहीं हैं। हान वान शांति से मुस्कुराया। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। यद्यपि यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती, परंतु उन्होंने जो कहा वह सत्य था। थैम लाई ने अपना सिर घुमाकर आंगन में सुखाई जा रही जिनसेंग की ओर देखा और कहा, आप जो जंगली जिनसेंग बेचते हैं, उसका क्या? निश्चित रूप से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैंने फार्मेसी मालिक के साथ सारी दवाइयां बदल ली हैं। वह धीरे से बोला, ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी बीमारी की कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर शेन ली दंग रह गई और कुछ देर के लिए हकलाने लगी। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और बस चुपचाप अपना सिर रोटी खाने में दबा लिया। आधी रात को शेन ली ने अनुमान लगाया कि जिंग यू सो गया है। थोड़ी देर के लिए यार्ड में चांदनी उधार लेकर उसने फिर अपना बट उठाया और उसके सामने पत्थर की ओर इशारा किया। पत्थर पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, मानो वह सोने की पट्टी में बदल गया हो।
लेकिन थोड़ी देर बाद यह पहले की तरह ही एक साधारण पत्थर था। शेनली ने आह भरी। यह वास्तव में काम नहीं करता था। उसके शरीर में एक खाली आभा थी और वह पत्थर को सोने में बदलने का सरल जादू भी नहीं कर सकती थी। वह निराश होकर चट्टान के पास बैठ गई। जीवन में पहली बार उसे ऐसी असहायता का एहसास हुआ। थामली ने अंधेरे घर में देखा। रात की हवा अंदर से दवा की गंध लेकर आ रही थी। थामली ने अपने पंख फड़फड़ाए, अपने पैरों का इस्तेमाल करके फिर से खड़े होने की कोशिश की। चांदनी की ओर देखती रही, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करती रही। इस हान वान ने उस पर एहसान किया था। वह एहसान चुकाने का सिद्धांत भी जानती थी। लेकिन भले ही वह एक राजकुमार थी, वह एक सैन्य जनरल भी थी। युद्ध में दुश्मनों को मारना ठीक था, लोगों को बचाना और बीमारियों को ठीक करना ठीक नहीं था। अगर वह इस बीमार आदमी को ठीक नहीं कर सकती थी तो वह उसके जीवित रहते ही उसका जीवन थोड़ा बेहतर बना देगी। थामली ने एक गहरी सांस ली। चांदनी के सार को अपने शरीर में चूसते हुए वह नीचे झुकी और पत्थर पर चोंच मारी। रोशनी चमक उठी। थामलाई ने अपनी आंखें चौड़ी करके उस पत्थर को देखा जो सुनहरी रोशनी में हिल रहा था, लेकिन अंततः गायब हो गया। वह क्रोधित हो गई और उसने पत्थर पर जोर से लात मारी। बेकार की चीज। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अपने नाखून भींच लिए और चिल्ला उठी, बहुत दर्द हो रहा है। एक पैर पर लंगड़ाते हुए और कुछ बार इधर उधर उछलते हुए थामलाई ने गुस्से से चट्टान की ओर देखा और डांटा, जिद्दी चट्टान। उसके बाद वह फिर से पत्थर के सामने खड़ी हो गई। पत्थर को सोने में बदलने के लिए जादू करना जारी रखा। जब वह पत्थर पर ध्यान केंद्रित कर रही थी तो थामली को पता नहीं था कि अंधेरे दरवाजे के पीछे आंखों की एक जोड़ी थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जो उसकी सभी हरकतों को अपनी आंखों की गहराई में देखती थी। थामली के असफल होने के बाद कौन जाने कितनी बार उसके हरे रंग के लबादे का किनारा थोड़ा फड़फड़ाया, घूमा और कमरे में चला गया। हान वान ने अलमारी में टटोला और 10 सिक्के निकाले। एक पल के लिए सोचा, चलो कल 2 किलो मांस खरीदते हैं। अध्याय 4। थामली ने सारी रात चांदनी में सांस ली, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला। अगली सुबह वह उदास होकर एक चट्टान पर सिर झुकाए सो रही थी। तभी उसे अचानक आंगन में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वह खुश हो गई और सामने के आंगन की ओर भागी। उसने देखा कि हान वान बाहर जाना चाहता है। उसके हाथ में टोकरी या कुछ भी नहीं है। उसे यह अजीब लगा और उसने उससे पूछा, क्या तुम आज जिनसेंग बेचने नहीं जा रहे हो? जिनसेंग अभी भी सूख रहा है। हान वान ने झुककर थामली के सिर पर थपथपाया। मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। अच्छा रहना और घर का ध्यान रखना। मैं भी जा रहा हूँ। रुको। थामलाई ने मुड़कर पिछवाड़े की ओर दौड़ लगाई। उसके मुंह में वे पत्थर थे जिन्हें पिछली रात सफलतापूर्वक रूपांतरित नहीं किया गया था। फिर वह अस्पष्ट रूप से बोलते हुए वापस भागा। चलो चलें। उसने सोचा कि चांद का सार अप्रभावी था, इसलिए उसने सूर्य के सार की कोशिश की। अगर वह पत्थर को सफलतापूर्वक सोने में बदल सकती थी, तो वह घर लाने के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन खरीद सकती थी। हान वान ने अपने मुंह में पत्थर को देखा, एक पल के लिए स्तब्ध, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराया और कहा, तुम मेरे साथ बाहर कैसे जाना चाहती हो? बाजार में बहुत भीड़ है। अगर आप रास्ता भटक गए तो आप सूप के बर्तन में तब्दील हो सकते हैं। क्यों न मैं तुम्हारे गले में रस्सी बांधकर तुम्हें ले चलूं? यह सुनकर थामली क्रोधित हो गया। धृष्ट, दोनों पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे। मैं तुम्हारे साथ अच्छे इरादे से, कृतज्ञता से बाजार गया था। बेशक तुम्हें मुझे गले लगाना होगा। मुझे गले लगाना होगा। आओ, मुझे उठा लो। थामली को अपने पंख फैलाते देख हान वान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंस पड़ा।
वह सचमुच थाम ली को गले लगाने के लिए नीचे झुका, उसे अपनी बाहों में बहुत देर तक इधर उधर घूमने दिया। आखिरकार उसे आराम से लेटने की स्थिति मिल गई। फिर उसे निर्देश दिया, सड़क पर सावधान रहना, ज्यादा उछलना मत। हान वान हल्के से मुस्कुराया, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। पूरे रास्ते में थाम ली के जादू टोने का कोई परिणाम नहीं निकला। हान वान को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रही है। वह बस शांति से बाजार की ओर चला गया। दूर से उसने कसाई को कीमतें चिल्लाते हुए सुना। हान यू ने सोचा, नहीं, मांस की कीमत फिर से बढ़ गई है। वह 2 किलो भी नहीं खरीद सकता। इस मुर्गे का पेट बड़ा है, वह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं खा पाएगा। वह फिर से शिकायत करेगा। कौन जानता है कि वह कब तक इस पत्थर को मारता रहेगा। इस समय उसने अचानक अपने बगल में किसी को यह कहते हुए सुना, 10 सिक्के भाग्य बता रहे हैं। हान यू ने अपना सिर घुमाकर देखा। लगभग 30 साल का एक आदमी एक भाग्य बताने वाला बोर्ड पकड़े हुए था, जो आधा अमर होने का दावा कर रहा था। दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए और लगातार बात कर रहा था। उंगलियों के निशान से यह देखा जा सकता है कि उसका स्वरूप बहुत शुभ है। हाल ही में युवा गुरु को आशीर्वाद मिला है। हान यू एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक आगे बढ़ा। यह भाई, उसने बीच में टोकते हुए कहा, आज दोपहर को तुम्हारे घर में आग लग सकती है। अगर तुम अभी घर नहीं गए तो बाद में पछताओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ज्योतिषी और युवक दोनों ही अचंभित रह गए। यहाँ तक कि उसकी बाहों में मौजूद थैम ली भी असमंजस में ऊपर देखने लगी। ज्योतिषी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने भौहें सिकोड़ी और असहजता से कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? चले जाओ। इस युवा मालिक के सौभाग्य में बाधा मत डालो। मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं, यह आपको घर पहुँचने पर पता चल जाएगा। हान वान मंद मंद मुस्कुराया, आज दोपहर तक मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। युवा स्वामी, जो आदमी भविष्य बताने आया था, वह जरूर इस धर्म में आस्था रखता होगा। उसे इतना पक्का देखकर वह घबरा गई। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने आखिरकार ज्योतिषी से अपना हाथ हटा लिया और घर जाने के लिए मुड़ गई। थाम ली ने अपने पंख से हान वान की बाह को धीरे से छुआ। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नष्ट मत करो। हान वान ने उसके सिर को छुआ। यह लगभग 2 पाउंड मांस है। इससे पहले कि हान वान बोलना समाप्त करता, ज्योतिषी ने अचानक संकेत फेंक दिया और गुस्से से कहा, मैंने कहा था, तुम ऐसे क्यों हो? क्या आप इस पेशे के नियम जानते हैं? क्या कोई ऐसा है जो आपकी तरह दूसरों का कारोबार बर्बाद करता फिरता है? उनके गुस्से का सामना करते हुए हान वान आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। ऐसा नहीं है कि मैं आपका व्यवसाय लेना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप दोपहर तक यहाँ इंतजार कर सकते हैं। अगर मैंने जो कहा वह सच है तो आपको स्वेच्छा से मुझे वह भविष्य बताने वाला पैसा दे देना चाहिए जो उसने आपको पहले दिया था। हाँ हाँ, तुम मुझसे लड़ो। ओ अद्भुत! ज्योतिषी ने ऐसे कहा जैसे वह कोस रहा हो। मैं, अमर राजा, इतने लंबे समय से इस व्यवसाय में हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। रुको तो रुको, अगर वह बच्चा वापस नहीं आता या जो तुमने कहा वह सच नहीं है, तो तुम। उसने एक पल के लिए हान वान को देखा। मुझे वह चिकन दे दो। थाम ली को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत अपने पंख फैला दिए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हान वान ने उसे धीरे से पीछे धकेला। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। मुझे नहीं पता कि उसके शब्दों में ऐसी कौन सी अजीब शक्ति थी, जिससे थाम ली, जो हमेशा आगे बढ़ता रहता था, अचानक चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। अगर उसे चुनना होता, ठीक है, मैं पहले तुम पर विश्वास करना चुनूंगा। क्या इसलिए कि इससे पहले वह हमेशा मेरी रक्षा करता था।
उसके जैसे कमजोर मनुष्य द्वारा संरक्षित होना क्या अद्भुत अनुभूति है। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोपहर के बाद भी वह युवक वापस नहीं आया। वोंग बान टियन ने धीरे धीरे एक आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट किया। हान वान जल्दी में नहीं था, केवल कभी कभी वह पास ही स्थित मांस की दुकान की ओर देखता था, यह सुनने के लिए कि विक्रेता द्वारा विज्ञापित मांस की कीमत कम हुई है या नहीं। 1 घंटे बाद भी वह आदमी नहीं आया। वोंग बान टियन जोर से हंसा, बच्चा, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, मुझे मुर्गी दे दो। तुम्हें यह क्यों दिया? हान वान ने उदासीनता से कहा, क्या वह रास्ते में नहीं है? अर्धहमर राजा ने सड़क की ओर देखा, बच्चे, मजाक मत करो। किसी को भी नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक पिता पुत्र जोड़ा कोने पर प्रकट हुआ। वह युवक और उसका छोटा बच्चा था। जैसे ही वह हान वान के सामने पहुंचा, उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद, भाई। यदि आपने मुझे घर जाने की सलाह नहीं दी होती तो मेरा बच्चा निश्चित रूप से लकड़ी जलाने वाले कमरे में जलकर मर गया होता। टाइगर, तुम इस चाचा को और अधिक धन्यवाद क्यों नहीं देते? बच्चे ने अपनी उंगली काट ली और अस्पष्ट स्वर में बोला, धन्यवाद, चाचा। युवक मुस्कुराया और कहा, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे पिछले साल छत पर छोड़े गए नमकीन मांस के टुकड़े को नीचे उतारने के लिए कहा था। देखो। शेन ली की आंखें चमक उठीं, जिंग युन की आंखें भी चमक उठीं। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और इसे स्वीकार कर लिया। तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। युवक और बच्चे को जाते देख हान वान ने अपना सिर घुमाया और इत्मीनान से वोंग बान टियन को देखा। 10 सिक्के। अर्धहमर वांग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अवाक रह गया। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, यह वाकई बहुत बुरा है। वह वास्तव में सही अनुमान लगाने में सक्षम था। उसने अपनी जेब से 10 सिक्के निकाले और हान वान की हथेली पर रख दिए। जाने से पहले उसने कहा, तुम भी मेरा भाग्य क्यों नहीं बताते? हान वान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। आज आपको आपदा का सामना करना पड़ा और खून देखा। अमर राजा इतना डर गया कि उसने साइनबोर्ड पकड़ लिया और जल्दी से घर भाग गया। कुछ दिनों बाद थाम ली ने सुना कि अमर राजा के घर लौटने के बाद, क्योंकि वह कोई पैसा नहीं कमा सका, उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर जूता मारा। जहां तक थाम ली के इन तुच्छ बातों के बारे में प्रश्न है, तो इसका कारण यह था कि उस दिन से राजधानी में एक वास्तविक अर्धहमर के बारे में अफवाहें हर गली मोहल्ले में फैल गई थी। क्या तुम सचमुच भविष्य बताना जानते हो? थाम ली को आश्चर्य हुआ। कम जानकारी रखना। थाम ली कुछ देर के लिए चुप हो गया। स्वर्गीय रहस्यों को उजागर करने पर स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं हर दिन दवा लेता हूँ। हान वान ने फिर भी शांति से उत्तर दिया। थाम ली को बिना पलक झपकाए उसे देखते हुए वह मुस्कुराया और कहा, लाभ है और हानि है। स्वर्ग का मार्ग प्राकृतिक है। सभी चीजों को संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थाम लाई को यह सिद्धांत पता नहीं था। उसे बस यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका छोटा जीवन इसी कारण से था। लेकिन वह हैरान थी। एक नश्वर वास्तव में स्वर्ग के रहस्यों को देख सकता है और उन्हें इतनी स्पष्टता से देख सकता है, बिना यह सोचे कि कोई यह जान सकता है कि उसके शरीर को बहुत बड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा होगा, और फिर भी उसने अब तक जीवित रहने के लिए स्वर्गीय दाव को संतुलित किया था। इस हान यू की पहचान लोगों के लिए अनुमान लगाना अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था। बाहर की अफवाहें अधिक से अधिक अतिरंजित होती जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हान यू के जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अभी भी हमेशा की तरह छोटे से आंगन में था, हर दिन मछलियां पाल रहा था और धूप सेंक रहा था। एक दिन शेन ली ने तालाब के किनारे लेटे हुए हान यू को देखा और पूछा,
तुम एक प्राकृतिक उपहार के साथ पैदा हुए थे, ऐसी क्षमताओं के साथ तुम जीविका चलाने के लिए भाग्य बताने का काम क्यों नहीं करते? उसके जैसा एक सच्चा सक्षम अर्धहमर थोड़ा ऊपर चढ़ सकता था, अधिकारियों या अमीरों के लिए भाग्य कथन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता था। भले ही वह साल में एक बार ही ऐसा करता, लेकिन इससे उसका जीवन अब से 10 गुना बेहतर हो सकता था। लेकिन हान यूं बहुत उदासीन था। उसके साथ इतने दिन बिताने के बाद नमकीन मांस के 2 टुकड़े और 10 सिक्के कमाने के अलावा उसने शायद ही कभी इस क्षमता का इस्तेमाल किया हो। यह कोई अच्छा कौशल नहीं है। हान वान ने बस मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से आपको कोई लाभ नहीं होता है। इस पर निर्भर हुए बिना भी मैं अच्छी तरह से रह सकता हूँ। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक मनुष्य इतना प्रबुद्ध हो सकता है। अगर वह इसे अच्छी तरह से समझ लेता तो थाम ली इस मामले पर चर्चा जारी नहीं रखती। उसने विषय बदल दिया। हान वान, हर दिन जब तुम खाना बनाते हो तो क्या तुम उसमें कुछ ऐसा डालते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को फिर से भर दे? मुझे दिखाओ। हान वान हंसा और उसकी ओर देखने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह खर्च उठा सकता हूँ? थाम लाई चुप था। है न? यह आदमी ऐसा है जो मांस भी नहीं खरीद सकता। वह अपने बंस में कोई पूरक पदार्थ कैसे डाल सकता है? लेकिन यहाँ उसकी शारीरिक शक्ति वास्तव में सामान्य से कहीं अधिक तेजी से ठीक हो गई, और इस दौरान उसकी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर हो गई। शायद कुछ ही दिनों में वह मानव रूप में वापस आ सकेगी। दस्तक दस्तक दस्तक। दोनों पिछवाड़े में बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। हान वान ने जवाब दिया, धीरे से बाहर निकलकर सामने के आंगन में गया और दरवाजा खोला। यह अजीब था। इतने दिनों से थाम ली यहाँ थी, सिवाय उस लड़की के जो दीवार फांद कर अंदर आई थी। किसी ने हान वान को ढूंढने की पहल नहीं की थी। वह उत्सुक थी और स्वेच्छा से उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही जिंग यून ने दरवाजा खोला, शेन ली को तुरंत एक अजीब सी आभा महसूस हुई। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर से एक पीला हाथ अंदर आ रहा है, जिंग यून की बाह को कसकर पकड़ रहा है। इस व्यक्ति में बहुत ताकत लग रही थी। जिंग यून को कुछ कदम पीछे धकेलते हुए, लगभग अपने पैरों के पीछे शेन ली को कुचलते हुए मुख्य दरवाजा खुला। तभी शेन ली ने देखा, जिंग यून की बाह पकड़ने वाला व्यक्ति एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा बहुत उत्तेजित था। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। अमर, अमर। उसने कुछ बार कर्कश स्वर में पुकारा। आप अमर हैं, जो अतीत और भविष्य को देख सकते हैं, जिसके बारे में वे बात करते हैं, है ना? थाम ली ने अपना सिर उठाकर देखा कि उस व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक अजीब सी आभा फैली हुई थी। दुर्भाग्य से उसकी जादुई शक्ति अभी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह इसका कारण नहीं देख पाई। ओह! मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, हान वान ने कहा। लेकिन इससे पहले कि हान वान बोलना समाप्त कर पाता, उसने गली के बाहर से कई जोरदार चिल्लाने की आवाजें सुनी। छोटी बहन। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी पीछे से आया। उसने महिला को खींचा और कहा, छोटी बहन, खिलवाड़ करना बंद करो, मेरे साथ आओ। भाभी, भाभी। सामने वाला व्यक्ति 40 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था, लेकिन यह महिला 50 साल की बूढ़ी औरत लग रही थी। झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने उसे काफी सताया है। उसने दूसरे व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। हान वान को देखा और कहा, अमर, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। मेरे पति कहाँ हैं जो 15 साल से सेना में हैं? ओह प्यारी छोटी बहन, क्या आप उन जादूगरों द्वारा पर्याप्त मूर्ख नहीं बनाए गए हैं? अब मत पूछो
कितने साल हो गए? इस वाक्य ने मानो महिला के दर्द को छू लिया। वह चिल्ला उठी, चाहे कितने भी साल हो गए हों, पूछना तो पड़ेगा ही। जो व्यक्ति इतने वर्षों से चला गया है, वह अभी भी मेरा पति है। जब तक मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा, मैं ढूंढता रहूंगा। एक न एक दिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। यह एक सैनिक की पत्नी निकली। शेन ली ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक बार जब कोई युद्ध के मैदान में चला जाता है, एक बार जब वे मर जाते हैं, तो वे शायद अपनी हड्डियों को भी नहीं पा सकेंगे। भले ही उनके प्रियजन दिन ब दिन उनका इंतजार करते रहें, दिन ब दिन उनकी तलाश करते रहें। जिंग यून ने धीरे से महिला का हाथ हटाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, यह महिला, मैं यह भाग्य नहीं बता सकता। आप घर जा सकती हैं। बूढ़ी औरत हैरान होकर बोली, क्या तुम भगवान नहीं हो? तुम मेरा भविष्य बताने में मेरी मदद क्यों नहीं करोगे? मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि वह कहाँ है। अगर तुम उसका पता बताने में मेरी मदद नहीं करोगे, तो कम से कम मुझे यह तो बताओ कि वह जिंदा है या मर गया। हान वान ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें। उसने मेहमान को विदा करते हुए कहा, मुझे खाना बनाना है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचंभित रह गया। उसने तुरंत सिर हिलाकर माफी मांगी और महिला को खींचकर वहां से चले जाने की सलाह दी। हान वान ने उदासीनता से दरवाजा बंद कर दिया और हमेशा की तरह खाना पकाने के लिए रसोई घर में चला गया। थाम लाई ने उसका पीछा किया और कहा, तुमने कुछ देखा है ना? उस महिला को क्यों नहीं बताया गया? क्या उसका पति मर गया है? नहीं है। हान वान ने उदासीनता से कहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थाम ली दंग रह गया। लेकिन वह हर समय हकलाती रहती थी और समझ नहीं पाती थी कि क्या बोले। हान वान के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरे लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं करना गलत नहीं था। उसने पहले भी उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन इस स्थिति में वह अभी भी मदद करने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर उसके सैनिक युद्ध के मैदान में मर गए, तो वह निश्चित रूप से उनके परिवारों को बिना कुछ जाने व्यर्थ इंतजार नहीं करने देगी। थाम ली ने अपना सिर उठाकर हान वान को देखा, चुपचाप पिछवाड़े की ओर चल दिया। यह हान वान 2 पाउंड मांस के लिए एक बच्चे को बचा सकता था और उस बूढ़ी औरत को बिना किसी भावना के रोते हुए भी देख सकता था। वह वास्तव में लापरवाही से नहीं, बल्कि शायद ठंडेपन से जीता था। रात में चारों ओर कोई आवाज नहीं होती थी। हान वान को दरवाजा बंद करने की आदत नहीं थी, इसलिए थाम ली दरवाजे की दरार से चुपके से बाहर निकलने में सक्षम थी। अपनी नई जादुई शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने महिला की सांसों का अनुसरण किया और जल्दी से गली के प्रवेश द्वार की ओर भागी। अभी भी खुले दरवाजे से एक आह निकली, यह मुर्गी वास्तव में बहुत आलसी है। अध्याय 5। शेन ली उस गंध का पीछा करते हुए एक छोटे से आंगन के दरवाजे तक गया। अंदर जाने का तरीका न जानते हुए आंगन का दरवाजा अचानक खटखटाया और धक्का देकर खोला गया। शेन ली जल्दी से दरवाजे के पीछे एक अंधेरी जगह में छिप गया। रात की गश्ती के कपड़े पहने एक आदमी लालटेन लेकर बाहर आया। वह आज सुबह का अधेड़ उम्र का आदमी था। यह ड्यूटी का समय हो गया है। मैं पहले जाऊंगा। तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। उसे आधी रात को फिर से किसी अर्धहमर को खोजने के लिए भागने मत देना। अंदर बैठी महिला ने जवाब दिया, सावधान रहो। आदमी ने जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ा। आंगन का दरवाजा बंद था। थाम लाई उत्सुकता से सोच रहा था कि कैसे अंदर जाए। तभी दरवाजा फिर से खुला। अंदर कोट पकड़े बैठी महिला उसके पीछे भागी। दाई लैंग, यह तुम्हारा कोट है। रात में ठंड है, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। थाम ली ने अंदर देखा
दरवाजा खुला था, अन्य दो भी बहुत दूर थे। वह आगे बढ़ी और सीधे अंदर चली गई। बस देखते हुए उसने देखा कि महिला का कमरा अभी भी जला हुआ था। वह खिड़की के सामने बैठी कपड़े सिल रही थी। उसकी छाया कागज की खिड़की पर पड़ रही थी, बहुत अकेली। उसके कमरे का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ था। थाम ली ने दरार से अपना सिर झांका। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसे अचानक समझ आ गया कि आज उसे इस महिला पर एक अजीब सी आभा क्यों महसूस हो रही है। महिला के पीछे फटे हुए कवच में एक युवक उसके हाथों में अधूरे कपड़ों को देख रहा था। उसके हाव भाव बहुत कोमल थे, उसकी आंखें गर्म थी, मानो वह दुनिया की सबसे कीमती चीज को देख रहा हो, लेकिन उसके पैर नहीं थे। दिन के समय यांग ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसका शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात में वह अंततः दिखाई देता था। क्या वह एक आत्मा शरीर में बदल गया है? थाम ली आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह महिला अपने पति को कभी नहीं पा सकती थी, नहीं उसे अब उसे खोजने की जरूरत थी, क्योंकि उस आदमी ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। शेन ली को उम्मीद नहीं थी कि उसकी आह से कवच पहने हुए आदमी ने तुरंत अपना सिर घुमाया। शेन ली को देखने वाली काली आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपना मुंह खोला। शेन ली को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना उसके मुंह से यिन ऊर्जा की एक धारा बह निकली, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। थम लाई के पंख घबराहट में फड़फड़ाने लगे। रुको, रुको! दो मुर्गे की चीखें अभी उसके मुंह से निकली भी नहीं थी कि आत्मा उसके शरीर से होकर गुजरी। यिन ऊर्जा ने उसे भर दिया, जिससे वह कई बार लड़खड़ाई और लुढ़की, जब तक कि वह रुकने से पहले दीवार के कोने में लगे सिरेमिक फूलदान से नहीं टकराई। रुकना! रुको! खांसना! थाम ली ने जल्दी से अपनी गर्दन हिलाई। भूत ने उसकी बात नहीं सुनी, केवल थाम ली को एक काली और जानलेवा नजर से देखा। उस पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। थाम ली ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दूसरे व्यक्ति ने यह सुना और वह थोड़ा चकित हो गया। उसका भाव थोड़ा नरम पड़ गया। थाम ली ने कुछ सांस ली और बोलने ही वाली थी कि दूसरे कमरे की महिला मालिक पिछली आवाज से चौंक गई और उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। महिला ने भूत को नहीं देखा, उसने बस थाम ली को अजीब नजरों से देखा। यह पंखहीन मुर्गी कहाँ से आई? इतना कहकर वह सीधे इस ओर चल पड़ी, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही अचानक एक पत्थर उसके सिर पर आकर लगा। महिला ने आंखें घुमाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके पीछे हान वान खड़ा था, जो एक अमर व्यक्ति था। उसने अपने हाथ में लिया हुआ पत्थर फेंका। उसकी आवाज असहाय थी, दस्तक दस्तक। तुम फिर से परेशानी खड़ी करने के लिए इधर उधर भाग रही हो। थाम ली ने उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम यहाँ कैसे आए? दीवार पर चढ़ो। उन्होंने उदासीनता से बोलना समाप्त किया। आगे बने और थाम ली को अपनी बाहों में भर लिया। रात में कर्फ्यू है, क्या तुम्हें नहीं पता? चलो घर चलते हैं। इंतजार। थाम ली ने अपने पंखों का इस्तेमाल हान वान के चेहरे को फड़फड़ाने के लिए किया। नए उगे पंखों से हान वान का चेहरा दुखने लगा। क्या तुम नहीं देख सकते? यहाँ अभी भी अधूरा काम है। हान वान ने अपना पंख नीचे दबाया। क्या बात है? थाम ली ने अपने पंख हिलाए। इतना बड़ा भूत, तुम उसे देख नहीं सकते? हान वान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं केवल एक भविष्यवक्ता हूँ, साधक नहीं। मैं भूत नहीं देख सकता। यह बात थाम ली के लिए वाकई अप्रत्याशित थी। यह हान वान इतना रहस्यमय था कि उसने गलती से सोचा कि वह सब कुछ जानता है। उसने कुछ देर सोचा और हान वान को समझाया, आज सुबह जब वह महिला मुझे ढूंढने आई, तो मुझे उसके शरीर पर एक अजीब सी आभा महसूस हुई, लेकिन दिन के समय यांग ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। आज रात यहाँ आने पर ही मुझे उसका पता चला।
शायद सालों पहले युद्ध के मैदान में मरने के बाद, क्योंकि उसका जुनून बहुत गहरा था, वह पुनर्जन्म में प्रवेश नहीं कर सका। अंत में उसकी आत्मा यहाँ लौट आई और उसके बगल में बह गई, और तब से उसके साथ ही है। थामली ने उसकी ओर देखा। उस आदमी ने अपनी आंखें नीची कर ली और थोड़ा सा सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करती है, हमेशा तुम्हें खोजती रहती है? थामलाई ने उससे पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। आदमी का चेहरा कड़वा था। खिड़की पर महिला की छाया को देखते हुए उसने थोड़ा सिर हिलाया। थामली ने फिर पूछा, क्या आप उसे बताना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं? उसने प्रसन्नतापूर्वक थामली की ओर देखा। उसके चेहरे पर याचना के भाव थे, मानो वह उससे पूछ रहा हो, क्या सब ठीक है? थामली ने सिर हिलाया। हानवान, संदेश पहुंचा दो। हानवान ने आह भरते हुए कहा, क्या बेवकूफ मुर्गी है? उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि मैं भूत का वर्णन करने के लिए अपने हाथ पैर हिलाऊं? खोखली बातों पर कौन विश्वास करेगा? उन्होंने थामली को जमीन पर रख दिया, फिर कुछ पत्थर ढूंढने के लिए इधर उधर गए, फिर उन्हें किसी तरह के क्रम में व्यवस्थित किया। यदि आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको इसे अच्छी तरह से करना होगा। लेकिन जब आपका काम पूरा हो जाए तो पछताना मत। थामली चुप था। हानवान के गठन को पूरा करने का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी उंगली को कलम की तरह इस्तेमाल किया, बीच में एक अज्ञात शब्द लिखा, फिर पीछे हट गया और कहा, उस भूत को बुलाओ कि वह उड़ जाए और इस शब्द पर खड़ा हो जाए। आदमी ने जैसा कहा था वैसा ही किया, उस शब्द पर रुक गया। ऐसा लगा जैसे प्रकाश की किरण शब्द में संचारित हो गई हो। यार्ड में कई पत्थर एक के बाद एक चमक उठे। प्रकाश की आखिरी किरण आदमी पर केंद्रित थी। उसका शरीर पहले से ज्यादा साफ और वास्तविक लग रहा था। हानवान ने हंसते हुए कहा, दस्तक दो, दस्तक दो। जाकर दरवाजा खटखटाओ और उसे बताओ कि उसका पति वापस आ गया है। शेनली ने कुछ नहीं पूछा। वह जल्दी से भागा और अपनी चोंच से लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आज रात बहुत शोर है। सैन लैंग के लिए मैंने जो कपड़े सिले हैं, वे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। महिला की धुंधली आंखों में आंगन में भरी रोशनी झलक रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ और वह कदम दर कदम आगे बढ़ी। सैन लैंग। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल महिला को घूरने की हिम्मत की। उसे यह भी नहीं पता था कि अपने हाथ कहाँ रखे, कभी मुट्ठी बांधता, कभी आगे बढ़ाता। उसने अपना मुंह हिलाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। लेकिन महिला समझ गई कि वह क्या कह रहा है। वह पुकार रहा था, पत्नी। यह संबोधन का ऐसा रूप था जो उसने 15 सालों में नहीं सुना था। उसकी धुंधली आंखें अचानक नम हो गई। तुम वापस आ गए। तुम वापस आ गए। वह इतनी खुश थी कि उसकी आवाज कांप उठी। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक बच्चों जैसी मुस्कान उभर आई। उसने जल्दी से कुछ और कदम उठाए, संरचना में प्रवेश किया। लेकिन जब वह उस आदमी को छूने वाली थी, तो वह अचानक रुक गई। वह कांप उठी और अपने बालों और चेहरे को छूते हुए बोली, देखो, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया। मैं इतने सालों से तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज उसकी सिसकियों को रोक नहीं पाई। तुम इतने सालों तक कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? क्या तुम्हें पता है हर कोई मुझे पागल समझता है, यहाँ तक कि मैं भी खुद को पागल समझता हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। यह नहीं पता कि वह जीवित है या मर गया। यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है। कपड़े तो बन गए लेकिन कोई नहीं जानता कि उन्हें कहाँ भेजा जाए। पत्र तो लिख दिए गए लेकिन कोई उन्हें नहीं पढ़ता। आप कहाँ छुप रहे थे? उसके आंसू गिरते रहे।
रचना की रोशनी में समय पीछे चला गया लगता था। औरत की झुर्रियां और उदासी मिटाते हुए उसे अपने यौवन में एक औरत में बदल रहा था। आदमी का कवच नया था, उसका रूप वही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पति को विदा करने की आखिरी रात हो। वे अभी भी जवान थे। जीवन और मृत्यु का कोई 15 साल का अंतर नहीं था। आदमी का चेहरा उदास था। अंत में वह खुद को रोक नहीं सका। उसने औरत के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हान वान ने चुपचाप अपनी उंगली को काटा, जिससे पत्थर की संरचना पर खून की कुछ बूंदें टपकने लगी। संरचना में रोशनी और भी तेज हो गई। आदमी ने वास्तव में महिला को छुआ। यह किसी भूत का हाथ होना चाहिए था। सच्ची भावना को महसूस करते हुए आदमी ने अचानक हाथ बढ़ाया और महिला को कसकर गले लगा लिया। थाम ली ने आश्चर्य से हान वान को देखा। यह लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई थी, स्वर्ग के नियमों के खिलाफ, और इसकी शक्ति बहुत महान थी। हान वान ने केवल हल्के से कहा, यह लड़ाई लंबे समय तक नहीं चल सकती। तो तुम जल्दी से उन्हें सब कुछ बता दो। यह सुनकर शेनली फिर से दंग रह गई। इस व्यक्ति ने वास्तव में देखा कि वह क्या करना चाहती थी। आज उसने अनुमान लगाया कि महिला पर भूत का साया है। शुरू में उसने सोचा कि यह उसके जुनून से आकर्षित एक छोटा शैतान है। अप्रत्याशित रूप से यह वह पति था जिसे वह इतने समय से ढूंढ रही थी। लेकिन भूत और व्यक्ति अलग हो गए थे। अगर वे लंबे समय तक एक साथ रहे तो महिला को प्रभावित करने से बचना मुश्किल होगा। उसका जीवन छोटा हो जाएगा। इसलिए उसने मूल रूप से भूत को महिला को छोड़ने के लिए मजबूर करने का इरादा किया था। लेकिन अब यह देखकर कि शेनली लंबे समय तक गतिहीन रही थी, जिंग यून ने केवल इतना कहा, उन्हें खुद के लिए फैसला क्यों नहीं करने दिया। थाम ली दंग रह गए। हान वान ने आगे कहा, वे सभी साधारण लोग हैं। वे यिन यांग मार्ग नहीं जानते और यह भी नहीं जानते कि यिन ऊर्जा का लोगों पर कितना प्रभाव होगा। चूंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ बता दें। उन्हें खुद तय करने दे कि उन्हें कहाँ जाना है। थाम ली ने कुछ बार अपना मुंह हिलाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह चाहती थी कि वे थोड़ी देर और साथ रहें, भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों न हो। हान वान ने आह भरी और कहा, लोग और भूत अलग अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप उसके साथ 10 साल से ज्यादा समय से हैं, जिसकी वजह से उसका जीवन काल लगभग खत्म हो गया है। दूसरी तरफ खड़े दो लोग यह सुनकर दंग रह गए। आदमी ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और हान वान की तरफ देखा। महिला ने अपनी मुट्ठी भींची और बुदबुदाया, 10 साल से ज्यादा समय तक मेरे साथ रहा। आप 10 साल से भी अधिक समय से मेरे साथ हैं। तुम। तभी उसने उस आदमी के कपड़े और उसकी अपरिवर्तित शक्ल देखी। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट हुई। क्या ऐसा है? तो ऐसा ही है। अब और नश्वर दुनिया में रहने से न केवल उसे नुकसान होगा, बल्कि तुम्हारे पास भी शांति से आराम करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हान वान का स्वर शांत था। बेशक, रुकना या जाना आप पर निर्भर है। आदमी ने अपना सिर घुमाकर महिला की तरफ देखा। इस समय संरचना में प्रकाश धुंधला हो गया। आदमी की आकृति धुंधली हो गई और महिला की शक्ल फिर से अपनी पुरानी शक्ल में आ गई। ऐसा लग रहा था कि अभी सब कुछ बस एक सपना था। महिला को उस आदमी का कोई निशान नहीं दिखा। उसका चेहरा घबराने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके पति का हाथ अभी भी उसके गाल को छू रहा था। लेकिन वह जीवन और मृत्यु से अलग हो गई थी, जिससे पार पाना असंभव था। अंत में आदमी ने फिर भी सिर हिलाया। वह स्वेच्छा से चला गया। यह परिणाम निश्चित रूप से अच्छा था, लेकिन शेनली का दिल खुश नहीं हो सका। हान यू ने शेनली से पूछा, मुझे पता है कि आत्मा हस्तांतरण संरचना कैसे स्थापित की जाती है, लेकिन जादुई शक्ति के बिना मैं आत्माओं को स्थानांतरित नहीं कर सकता।
क्या आप आत्मा अग्रणी तकनीक जानते हैं? हाँ, मुझे पता है। युद्ध के मैदान में हर लड़ाई के बाद वह हमेशा अपने अधीनस्थों की आत्माओं को भूलने की नदी में वापस ले जाती थी। थामली आत्मा को आगे बढ़ाने की तकनीक से बहुत परिचित थी। कोई सरणी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आवाज मधुर थी। केवल इस जादू से, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह असफल नहीं होती थी। चूंकि उसने इस तकनीक का उपयोग लाखों भाइयों की आत्माओं को मार्गदर्शन देने के लिए किया था, इसलिए चाहे उसका शरीर कितनी भी बुरी तरह से घायल क्यों न हो, यह तकनीक कभी विफल नहीं होगी। हान वान, अपना कोट उतारो। हान वान दंग रह गया। उसने बताया कि उसने अपनी हरी शर्ट उतार दी और थाम ली अंदर घुस गया। एक क्षण बाद शर्ट के भीतर से रोशनी निकली, एक चमकदार रोशनी। जिस क्षण हान वान ने अपनी आंखें बंद की, उसके बगल में बैठा व्यक्ति पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह नंगे पैर थी और उसके बाल खुले थे। नीली शर्ट उसके लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन जब उसने पहनी तो वह ढीली नहीं दिखी। उसकी पीठ सीधी थी। एक आदमी से ज्यादा वीर भावना लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं अपना नाम विस्मृति की नदी का नेतृत्व करने के लिए लेता हूँ। प्रत्येक शब्द स्पष्ट था। उसका हाथ उठा और पुरुष के माथे की ओर इशारा किया। प्रकाश चमक उठा और फिर धीमा पड़ गया। पुरुष का शरीर धीरे धीरे प्रकाश के अनगिनत चमकते बिंदुओं में बदल गया, जैसे गर्मियों के जुगनू, महिला को घेरते हुए, मंडराते हुए और धीरे धीरे गहरे रात्रि आकाश की ओर उड़ते हुए। आह आह! महिला कांप उठी और उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ भी पकड़ नहीं पाई। उनका सांसारिक भाग्य बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। रात फिर से शांत हो गई। केवल महिला ने आसमान की ओर देखा और किसी अज्ञात चीज के बारे में रो पड़ी। महोदया, थामली ने धीरे से महिला का पीला हाथ पकड़ लिया। वह इसलिए चले गए क्योंकि वह चाहते थे कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो। क्या आप इस इरादे को महसूस कर सकते हैं? इसे महसूस करो। एक पल की चुप्पी के बाद महिला ने आखिरकार भारी आवाज में कहा, मैं इसे महसूस कैसे नहीं कर सकती? मैंने इसे सुना भी है। वह जाते समय अपने गृहनगर का एक गाना गुनगुना रहा था। वह चाहते थे कि मैं सहज रहूं। उसके गीले आंसू थामली के हाथों पर गिर रहे थे। शेनली ने चुपचाप उसे कमरे में वापस लाने में मदद की। महिला बहुत थकी हुई लग रही थी और थोड़ी देर बाद सो गई। कमरे से बाहर निकलने से पहले शेनली कुछ देर तक उसके पास रही। जब वह दरवाजे से बाहर निकली तो शेनली को केवल चक्कर आ रहा था। उसकी जादुई शक्ति, जो अभी तक बहुत अधिक बहाल नहीं हुई थी, इस तरह बर्बाद होने के बाद और भी कम हो गई थी। उसके कदम अस्थिर थे और जब वह गिरने वाली थी तो उसके बगल में खड़े हान वान ने उसे सहारा दिया। इससे पहले कि वह उसका शुक्रिया अदा कर पाती, शेनली को लगा कि उसका दिल सिकुड़ रहा है और दुनिया अचानक बड़ी हो गई और वह अपने मूल रूप में वापस आ गई। इससे पहले कि शेनली आश्चर्यचकित हो पाती, उसने हान वान को धीरे से हंसते हुए और उसे गले लगाते हुए सुना। क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? थामली को पता था कि वह उस महिला और उसके पति के बारे में पूछ रहा था। वह एक पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, यह परिणाम 15 साल पहले से लोगों को असंतुष्ट करने के लिए बोया गया है। एक बार जब व्यक्ति चला जाता है तो चाहे जो भी परिणाम हो, यह अच्छा परिणाम नहीं होगा। हान वान हंसा। ओह, ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर आपकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। बात बस इतनी है कि मैंने युद्ध के मैदान में बहुत सारी मृत आत्माएं देखी हैं। थामली की आवाज भारी थी। मुझे नहीं पता कि आज उसे इस तरह की सलाह देना सही है या गलत। नहीं, मुझे पता है कि आज यह अच्छा है या बुरा, लेकिन मुझे लगता है, अगर भविष्य में मेरे रिश्तेदार या प्रेमी होंगे
अगर मैं युद्ध में मर जाऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा यही उम्मीद करता हूँ कि वे मुझे जल्दी से भूल जाएंगे, क्योंकि अतीत कुछ नहीं रह गया है, केवल भविष्य को ही जीवन कहा जा सकता है। हान वान दंग रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराया और कहा, मूर्ख मुर्गी, केवल वर्तमान को ही जीवन कहा जा सकता है। चलो घर चलते हैं। हान वान ने दरवाजा खोला और थामली को घर ले गया। दोनों इतने थके हुए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं आया कि दरवाजे के पीछे कोट पहने एक आदमी छिपा हुआ है। उन दोनों को बाहर आते देख वह कांपते पैरों से घर में घुसा, अपनी पत्नी को सहारा दिया जिसे हान वान ने आंगन में बेहोश कर दिया था, और बुदबुदाया, सच में परी है, बीवी, कैसी परी है।